Welcome back, friends. After understanding definitions and difference between primary data and secondary data, we started with the topic of primary data. Now, friends, under primary data, या तो फिर I can say like this, primary data collect करने के लिए total कितने method है? तो friends, there are total 3 methods. One is direct inquiry, another one is indirect inquiry, and third one is method of questionnaire. जिसमें से हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट इंक्वायरी फिनिश किया था. लेट्स हैव अ वेरी क्विक राउंड ऑफ रिवीजन फॉर डायरेक्ट इंक्वायरी. Friends, please check. In direct inquiry method, an investigator himself or enumerator appointed by him personally visits the field. Alright, वो personally जाता है and collects the necessary information. वो क्या करता है? पर्सनली जाता है और कलेक्ट करता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन. दैट इज कॉल्ड फ्रेंड्स डायरेक्ट इंक्वायरी. हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे, सो वी आर नॉट राइट नाउ वेस्टिंग आवर टाइम इनटू द एग्जांपल्स. ऑलराइट, फिर से एक बार डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, चलिए रिपीट करते हैं. इन डायरेक्ट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम visits the field personally and collects the information. All right, अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है फ्रेंड्स. तो एडवांटेजेस में देखो, सबसे पहले कहां से याद करेंगे हम लोग? फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड. मैंने आपको स्टोरी बना के दी थी. फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, सो हम खुद जाएंगे एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा लेके आएंगे. ऑलराइट, फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, सो हम खुद जाएंगे एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा लेके आएंगे. उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट क्या था? एज वी आर गोइंग पर्सनली, हम उनका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट सॉल्व करके देंगे. वी कैन गिव देम अश्योरेंस अबाउट नो मिसयूज ऑफ एनी ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, हम उनको अश्योर कर सकते हैं कि आप जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो टोटली सीक्रेटिव रहेगी. ऑलराइट, एंड लास्ट पॉइंट है, हम अपने आप जाएंगे तो काफी सारी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी लेके आएंगे. वी कैन से एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लेके आएंगे. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? फ्रेंड्स, ऑब्वियसली खुद जाएंगे तो मोर टाइम, more expensive and sometimes less reliable if the enumerators are not properly trained. हमने अपने जो पर्सन्स को भेजा है, अगर वो लोग अच्छे से ट्रेन नहीं है, तो ट्रेंड नहीं है, तो क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन आएगी वो लेस रिलायबल हो सकती है फ्रेंड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट इंक्वायरी फ्रेंड्स. नाउ वी विल गो थ्रू विद द इनडायरेक्ट इंक्वायरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इन माय वर्ड्स कि इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या होती है. फ्रेंड्स, अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी दो तरह से हो सकती है. पहला तो ये कि हम लोग यूनिट्स अंडर इंक्वायरी को डायरेक्टली नहीं विजिट करेंगे, उससे डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे. लेकिन दूसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं? उनसे कनेक्टेड लोगों को हम लोग पूछ सकते हैं. से फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बाय अ टू व्हीलर, तो आप डायरेक्ट टू व्हीलर शोरूम को विजिट करोगे तो वो तो डायरेक्ट इंक्वायरी हो जाएगा. बट फ्रेंड्स, रादर देन विजिटिंग शोरूम डायरेक्टली, हम क्या करेंगे पता है? हम वो टू व्हीलर कोई किसी के पास है तो हम उसको विजिट करेंगे और उसको पूछेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है. दैट इज पॉइंट नंबर 1 फॉर इनडायरेक्ट इंक्वायरी. बट फ्रेंड्स, देयर इज एन अनदर मेथड आल्सो कि अगर आप खुद इनडायरेक्ट इंक्वायरी नहीं करना चाहते तो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन, मेनी सच रिसर्च एजेंसीज अवेलेबल इन द मार्केट. हम उनको ये जो काम है वो आउटसोर्स कर देंगे. कि फ्रेंड्स, हम उनको ही बोल देंगे कि यार आप ही मार्केट में जाके कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज का इतना 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 डेटा लेके आओ, ये रिसर्च करके हमें दो. एंड वो लोग फिर वो रिसर्च करके आपको देंगे. ऑब्वियसली बदले में आपसे कुछ चार्जेस लेंगे. तो फ्रेंड्स, अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं तो टेक्स्ट बुक ने सेकंड वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस किया है. मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज सेकंड एस्पेक्ट? फ्रेंड्स, अगर आप खुद ये इंक्वायरी नहीं करना चाहते हैं, या तो फिर देखिए अभी आएगा इसकी सुटेबिलिटी कहां पे हम लोग इनडायरेक्ट इंक्वायरी ज्यादा यूज करते हैं. फ्रेंड्स, अगर हम लोग खुद नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे? कोई एजेंसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनको हम लोग अपॉइंट करेंगे, उनके साथ पैसे फाइनल करेंगे और उनको बोलेंगे कि ये रिसर्च या ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा आप लोग हमें निकलवा के दीजिए. तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी.
Now friends, in indirect inquiry also we are supposed to learn advantages disadvantages, but friends remember उससे पहले एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो है suitability of indirect inquiry. Friends, under what circumstances indirect inquiry will be suitable? हमें क्या चेक करना है? Under what circumstances indirect inquiry is suitable? So friends, please verify. Indirect inquiry जो है उसकी suitability हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं. देखिए ये जो 4 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज रिगार्डिंग सुटेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी. लेट्स चेक इट. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. फ्रेंड्स रिमेंबर, आपको जो चीजों का रिसर्च करना है उसका कोई डायरेक्ट सोर्स ही अवेलेबल नहीं है. अगर वो डायरेक्टली अवेलेबल ही नहीं है तो आप डायरेक्ट इंक्वायरी कैसे करोगे? आप कैसे जाओगे? हमें क्या करना पड़ेगा? कोई रिसर्च एजेंसी वगैरह रखना पड़ेगा. ऑलराइट. Okay, second one, when the field of direct inquiry is very large. Friends remember, जब field of direct inquiry बहुत large है तो कहाँ कहाँ हम पहुंचेंगे? इससे तो अच्छा है कोई प्रोफेशनल एजेंसी को हम लोग अपॉइंट कर ले जिनका काम ही ये है, तो वो लोग हमें ये काम करके देंगे. हो सकता है उनका उसमें एक्सपर्टाइज ज्यादा हो सकता है उनकी टीम सेट हो तो उनको खर्चा भी कम लगे. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऑलराइट. तो पहले 2 पॉइंट क्या थे? सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इफ डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्ट सोर्स है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट, इफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी लार्ज, डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत लार्ज है तो हम नहीं पहुंच पाएंगे. एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट बहुत इजी है. इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड इज कॉम्प्लेक्स. Friends, doing it again, information to be obtained is complex. All right. See, and cost is unbearable. फ्रेंड्स लास्ट के दोनों जो पॉइंट है वो सी वाले पॉइंट है, तो ऐसे ही हम लोग याद रख लेंगे. इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स. कैसे बोलेंगे इसको? इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स, कॉस्ट इज अनबेरेबल. चलिए सब लोग मेरे साथ, इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स, कॉस्ट इज अनबेरेबल. इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स, कॉस्ट इज अनबेरेबल. चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या था? डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. फ्रेंड्स, सुटेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी, कब हमें इनडायरेक्ट इंक्वायरी करवानी पड़ेगी? तो फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. Field of direct inquiry is very large. One more time, direct source does not exist. Field of direct inquiry is very large. थर्ड एंड फोर्थ में क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड कॉस्ट इज अनबेरेबल. इंफॉर्मेशन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड कॉस्ट इज अनबेरेबल. ऑलराइट. देखिए अगर इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नेचर की हुई तो हम लोग मतलब नॉर्मली हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए स्पेसिफिकली क्वालिफाइड स्पेसिफिकली ट्रेन्ड लोग चाहिए, तो हम उनको ही हायर कर लेंगे. पता चल रहा है? ओके. चलिए सुटेबिलिटी के 4 पॉइंट. डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट when field of direct inquiry is very large. Third point is when information is of complex nature, and last one is cost is unbearable. All right friends, जब भी टाइम परमिट करता है फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो बाद में. चलिए अब आता है रूटीन क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी. इसका भी हमने फ्रेंड्स सीक्वेंस चेंज किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं दिखाऊंगा एंड वी विल ट्राई कि हम लोग इसको यहां पे ही लर्न कर लें. ऑलराइट. चलिए एडवांटेजेस में चेक कीजिए. फर्स्ट वन इज, ये कब मोस्ट सुटेबल होता है? व्हेन फील्ड इज वेरी वाइड. फ्रेंड्स व्हेन इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन फील्ड इज वेरी वाइड. मैंने आपको अभी भी बताया, अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत बड़ी है तो रादर देन गोइंग देयर पर्सनली आई विल अपॉइंट सम एक्सपर्ट्स टू डू दिस जॉब. ऑलराइट. सो व्हेन द फील्ड इज वेरी वाइड. फ्रेंड्स वाइड से याद आया कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत काम आएगा. वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट. फ्रेंड्स गवर्नमेंट को समटाइम्स कोई भी डेटा चाहिए होता है ऑन पॉवर्टी, ऑन फार्मर सिचुएशन या ऑन एनीथिंग. ऑलराइट. तो गवर्नमेंट क्या करती है? काफी सारी प्राइवेट एजेंसीज को ऑथोराइज करती है कि आप ये डेटा कलेक्ट करके हमें पूरा रिपोर्ट दीजिए. ऑलराइट. ठीक है. सो पहला पॉइंट क्या था? व्हेन द फील्ड इज वेरी वाइड, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. वाइड से पता चला गवर्नमेंट कितना बड़ा है, हमारी कंट्री कितनी बड़ी है. सो वेरियस government departments. All right.
Third point is less cost, time and energy. Friends, why less cost, time and energy? As I said, इसमें अगर एक्सपर्टाइज चाहिए, बहुत फील्ड वाइड है, तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे तो अच्छा है हम प्रोफेशनली ट्रेन लोगों को हायर करें, तो उनका ये रोज का काम है, तो वो लोग हमें कम कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी में ये डेटा कलेक्ट करके दे सकते हैं। ऑलराइट, सो लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी। एंड फ्रेंड्स, next one is very important, last point is very important, when respondent is not willing to give information। फ्रेंड्स रिमेंबर, जब रिस्पोंडेंट सामने से ये इंफॉर्मेशन देने के लिए मतलब विलिंग नहीं है, तो फिर हमें इनडायरेक्ट इंक्वायरी ही करवानी पड़ेगी। डायरेक्ट तो हम कर नहीं पाएंगे, बिकॉज रिस्पोंडेंट इज not willing to share his information, so we will go for indirect inquiry। friends, one more time, when field is very wide, wide से याद आया various government departments, government काम करवाएगी तो less cost, time and energy। friends, किसी ना किसी तरह से तो आपको इसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, इसको याद तो रखना पड़ेगा ना। and what is our wish, हम लोग एक भी पॉइंट इसमें से ड्रॉप करना नहीं चाहते। अगर एग्जाम में पूछा तो हम सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे और वो भी परफेक्ट। All right, चलिए one more time, when field of inquiry is very wide, wide से याद आया various government department, government less time, cost and energy से काम करवाएगी। and last point very unique, when respondent is not willing to give information, तो हमें indirect inquiry ही करवानी पड़ेगी। friends, one more time, when field of inquiry is very wide, wide से याद आया various government department, government से याद आया less time, cost and energy, and last one unique point, when respondent is not willing to share information। friends, tell me, what was the suitability of indirect inquiry? Suitability of indirect inquiry में first point, when direct source does not exist। पहला पॉइंट क्या था? when direct source does not exist। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखने जाए तो when field of inquiry is very wide, हम लोग पर्सनली नहीं पहुंच पाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ सी से रिलेटेड था, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, एंड कॉम्प्लेक्स से ही याद आ जाएगा कॉस्ट इज अनबेरेबल। फ्रेंड्स, वन मोर टाइम, सुटेबिलिटी, when direct source does not exist, field of inquiry is very wide, information obtained is of complex nature, and complex से याद आएगा क्या? cost is unbearable। फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू एडवांटेजेस ऑफ, वन मोर टाइम रिवाइज करते ही रहना है, एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। फ्रेंड्स, प्लीज वेरीफाई। यस, एडवांटेजेस में फर्स्ट वन, it is most suitable when field is very wide। wide से याद आया various government department है तो less time, cost and energy। all right, and last one unique point, when respondent is not willing to share information। all right, respondent अगर willing नहीं है information share करने के लिए, तो हमें indirect inquiry का ही सहारा लेना पड़ेगा। friends, disadvantages, it's very simple। फ्रेंड्स, आप लोग किसी और के थ्रू जा रहे हो, जैसा कि मैंने कहा टेक्स्ट बुक ने तो पॉइंट 2 पे ही फोकस किया है कि हम किसी एजेंसी या कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो फ्रेंड्स उसके ही लिमिटेशन है। फोकस कीजिए, मान लीजिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको ये डेटा प्रोवाइड करता है, अगर उसमें प्रेजुडाइज या बायस्ड एटीट्यूड हुआ तो हो सकता है ना फ्रेंड्स, हो सकता है ना। बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल है, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। कभी कभी ऐसा होता है, लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए वो लोग प्रेजुडाइज या बायस्ड ओपिनियन देते हैं, बायस्ड डेटा देते हैं आप लोगों को। ऑलराइट, ओके, तो ये लिमिटेशन हो जाएगा क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू वेरीफाई द परफेक्शन। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वन इज अगेन सेम method becomes useless if third party from whom the information is to be obtained is dishonest, inefficient or unable to provide correct information। फ्रेंड्स, ये जो जिससे ये इंफॉर्मेशन लानी है, दो ही तो पार्टी है, इंफॉर्मेशन लाने वाली पार्टी एंड इंफॉर्मेशन देने वाली पार्टी, दोनों का एक एक लिमिटेशन है। फ्रेंड्स, इसको ऐसे याद रख लेंगे। पहला, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को आपने ये काम दिया है, अगर वही प्रेजुडाइज या बायस्ड एटीट्यूड वाला ओपिनियन दे, खत्म हो गई बात। फ्रेंड्स, दूसरा, जिससे ये इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर वो डिसऑनेस्ट, इनएफिशिएंट और अनेबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स याद रखने का ट्राई करना, एग्जाम में आएंगे तो अच्छा लगेगा।
dishonest, inefficient or unable to provide information. One more time, dishonest, inefficient or unable to provide information. All right, दोनों limitations याद रह जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए फटाफट एक बार फिर से advantages। एडवांटेजेस में क्या करेंगे हम लोग, व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड, वाइड से याद आया वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वाले तो लेस टाइम कॉस्ट एंड एनर्जी में काम करवाएंगे, एंड व्हेन रिस्पोंडेंट इज नॉट विलिंग टू शेयर हिज इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंक्वायरी हमें काम लगेगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस के अंदर। तो डिसएडवांटेजेस में फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को मैंने ये काम दिया है, अगर वही बायस या प्रेजुडिस वाला ओपिनियन देगा, बात बिगड़ जाएगी। ऑल राइट, एंड द पर्सन फ्रॉम whom we are supposed to collect information, if he is dishonest, inefficient or unable to provide information, इस मेथड का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अंडर प्राइमरी डेटा मैं आप लोगों को याद करवाना चाहता हूं कि फर्स्ट मेथड वाज डायरेक्ट इंक्वायरी, उसका मीनिंग किया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस किए। फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, उसकी सूटेबिलिटी क्या था उसमें, direct source does not exist when the field of inquiry is very wide, and फिर दो सीट है, information obtained is of complex nature and cost is unbearable। फ्रेंड्स, जबरदस्त याद रह जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। एडवांटेजेस देखे हमने और लिमिटेशंस देखे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है वो है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। फ्रेंड्स, मेथड ऑफ क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है पता है, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना उसका एक प्रॉपर क्वेश्चनर बनाएंगे, और वही क्वेश्चनर लेके हम लोग अलग अलग यूनिट्स के पास जाएंगे, अलग अलग यूनिट्स अंडर इंक्वायरी के पास जाएंगे, एंड वी विल गेट अवर ऑल इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये बढ़िया मेथड है। मैं आपको बोलूं क्यों बढ़िया मेथड है। आप समझो यार, अगर आपको शोरूम में जाके व्हीकल के बारे में सब कुछ चेक करना है, हमें काफी बार पर्सनली ऐसा फील हुआ है घर आने के बाद कि सर ये पूछना था वो तो भूल गए। क्यों भूल जाते हो आप पता है, आपने वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनाया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए क्वेश्चनर मेथड काफी बढ़िया मेथड है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन इस मेथड में आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। आइडियली क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, आइडियली क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके टोटल 8 हेड पॉइंट्स है, एंड आई विल मेक श्योर कि हम 8 के 8 हेड पॉइंट यहाँ पे लर्न करें। एक नेमोनिक्स दूंगा मैं आप लोगों को, नेमोनिक्स आप खुद भी आपकी कंफर्ट के हिसाब से बना सकते हो, और नेमोनिक्स बनाने से क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता है फ्रेंड्स। नेमोनिक्स प्रिपेयर करना वो 50% बात है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन को याद रखना वो रिमेनिंग 50% पार्ट है। सो हमें पूरी मेहनत दोनों में करनी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनर। ऑलराइट, चलिए इसको हम लोग कैसे याद रखने वाले हैं फ्रेंड्स। इट इज LMT CS MCQ। नाउ फ्रेंड्स, ये है क्या, तो इसको कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। सोचो ना कि ये LMT किसी का नाम है, CS तो आपको पता है कि एक डिग्री है, एंड देख लो MCQ मतलब क्या, आपको पता है ना CS में MCQ पूछते हैं फाउंडेशन लेवल पे। ऑलराइट, सो LMT CS की एग्जाम में MCQ होते हैं, एनी विच वेज यू कैन रिमेंबर। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग हेड पॉइंट अच्छे से याद रख लो। फिर से एक बार, LMT CS में MCQ होते हैं, LMT CS में MCQ होते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब हम इसका फुल फॉर्म शुरू करते हैं। हम लोग L के बारे में देखिए, मैंने 1 2 3 4 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। ओके, L का मतलब हुआ लॉजिकल, चलो याद रखने की कोशिश करो। L का मतलब हुआ लॉजिकल। ऑलराइट, M का मतलब हुआ, M is question should be minimum। ऑलराइट, T का मतलब होता है टाइटल। चलिए यही लर्न करना है। पहले L का मतलब हुआ लॉजिकल, M मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम। सो हम लोग क्या याद रखेंगे, मिनिमम। L का मतलब हुआ लॉजिकल, मिनिमम, T का मतलब हुआ टाइटल। फिर से एक बार, L मतलब क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल फॉर्मेट। फ्रेंड्स, डोंट वरी, फिर आप डिटेल में रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा लॉजिकल का मतलब क्या है। मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट जो है लॉजिकल मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन लॉजिकल मैनर। M का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, हमें किसी का 100 मार्क का एग्जाम नहीं लेना है, हम उससे डेटा कलेक्ट करने गए हैं।
All right. So first one is logical. Second one is number of questions should be minimum. M for minimum. T for title. Appropriate title होना चाहिए. Title से पता चलना चाहिए कि this questionnaire is all about what. Correct. Okay. L for logical. M for minimum. T for title. ऑलराइट. अब देखिए आप CS जहां पे लिखा है वहां पे स्क्वायर किया है, इसका मतलब साफ है C पे 2 पॉइंट होने वाले हैं, S पे 2 पॉइंट होने वाले हैं. ध्यान यहाँ पे सबका. देखिए C में फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी, और आई कैन से क्वेश्चन शुड बी कंसिस्टेंट टू द पर्पस. ऑलराइट. आप क्वेश्चनर जिस चीज का बना रहे हो, आप लोगों की हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो क्वेश्चंस भी उसके हिसाब से ही होने चाहिए. दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट विद द पर्पस. ऑलराइट. सो पहला सी क्या है? कंसिस्टेंट. दूसरा सी क्या है? फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशंस. फ्रेंड्स, हमें किसी की टेस्ट नहीं लेनी है, मैथमेटिकल एग्जाम नहीं लेनी है. It should be free from any calculation. All right. Consistent calculation. Consistent calculation. Consistent calculation. Friends, पूरा फॉर्मूला क्या था? LMT CS में MCQ होते हैं. L for logical, M for number of questions should be minimum, T for title. फिर से एक बार, L for logical, M for minimum, T for title. ऑलराइट. अब CS की बात करें तो C में 2 है. एक होगा कंसिस्टेंट एंड दूसरा है फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन. वन पॉइंट इज कंसिस्टेंट एंड दूसरा पॉइंट है फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन. ऑलराइट. अब 2 S है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई. फर्स्ट एस इज सिंपल, शॉर्ट, अंडरस्टैंडेबल. इन शॉर्ट, सिंपल एंड शॉर्ट याद रखेंगे. ठीक है. ओके. एंड नेक्स्ट इज questions related to sensitive nature should be avoided. All right. So simple and short होना चाहिए and sensitive question नहीं होने चाहिए. क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सिंपल एंड शॉर्ट होने चाहिए, सेंसिटिव नेचर के नहीं होने चाहिए. कैसे याद रखेंगे? सिंपल एंड शॉर्ट होने चाहिए, सेंसिटिव नेचर के नहीं होने चाहिए. फ्रेंड्स, 2C क्या था? फर्स्ट C was consistent, free from any calculation. ऐसे ही आपको ओरली बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है, याद रह जाएगा, चिंता मत कीजिए. 2C क्या थे? फर्स्ट C was consistent and free from any calculation. फ्रेंड्स, 2S क्या थे? सिंपल एंड शॉर्ट होने चाहिए, सेंसिटिव नेचर के नहीं होने चाहिए. फिर से एक बार, सिंपल एंड शॉर्ट होने चाहिए, सेंसिटिव नेचर के नहीं होने चाहिए. फ्रेंड्स फिर से पूरा क्वेश्चन LMT CS में MCQ होते हैं. L stands for logical, M for minimum, T for title. One more time. L for logical, M for minimum, T for title. CS, दो C है, तो first one is consistent and free from any calculation. First one is consistent and free from any calculation. And friends, 2 S है. क्या होना चाहिए? सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए, सेंसिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए. ऑलराइट. CS की एग्जाम में MCQ होते हैं. तो फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट, यस नो या MCQ टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए. ऑलराइट. लास्ट पॉइंट क्या है? यस नो टाइप के या तो फिर MCQ टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए. फ्रेंड्स वन मोर टाइम, लास्ट टाइम, LMT CS में MCQ होते हैं. L फॉर लॉजिकल, M फॉर मिनिमम, T फॉर अप्रोप्रिएट टाइटल. CS, 2C है. फर्स्ट C is consistent with the purpose, free from any calculation. 2S है. फ्रेंड्स, सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए, सेंसिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट वन इज MCQ फॉर्मेट में होना चाहिए. yes no टाइप क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन होने चाहिए. फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो थ्रू विद द डिटेल्स वंस. एक बार अच्छे से आप लोग गो थ्रू करो, फिर हेड पॉइंट याद आएंगे, डिटेल्स हम लोग लिख लेंगे. पता चल रहा है सबको? ऑलराइट. इसके नीचे फ्रेंड्स स्पेसिमेन दिया है, जब भी फ्री हो आप देख सकते हो कि क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए. ऑलराइट. ओके. एंड क्वेश्चनर जो है उसमें 2 मेथड्स है जो हम लोग अपकमिंग क्लास में करने वाले हैं. एक है क्वेश्चनर बाय पोस्ट एंड दूसरा है क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर. फ्रेंड्स, वी हैव डन इनफ रिवीजन टिल नाउ. स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू हमने क्या पढ़ा अभी तक. एक बार मैं आपको रिविजिट करवाता हूं.
तो देखिए मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में वी स्टार्टेड विद डायरेक्ट इंक्वायरी, उसका मीनिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस। फ्रेंड्स इनडायरेक्ट इंक्वायरी में सबसे पहले क्या आया, उसकी सूटेबिलिटी आई और सूटेबिलिटी के बाद हमने उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस देखे। ऑलराइट, एंड फिर मेथड ऑफ क्वेश्चनर आया फ्रेंड्स। मेथड ऑफ क्वेश्चनर में दो मेथड है जो कल आने वाले हैं यानी कि नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं, लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनर आए। कैसे याद किया उसको, एलएमटी सीएस में एमसीक्यू होते हैं जिसमें याद रखना है सी भी 2 है, एस भी 2 है। चलिए बताइए सी 2 है तो वो कौन है? फर्स्ट सी इज कंसिस्टेंट, फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। एस 2 है तो सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए, सेंसिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। इज इट फाइन फ्रेंड्स? एंड यस नो और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, कुछ भी नहीं है इनमें। ऑलराइट, थियरी सब्जेक्ट्स में फ्रेंड्स यही ध्यान रखना है कि हम लोग हो सके उतनी ज्यादा बार रिवीजन करें, हो सके उतना ओरली ये सारे पॉइंट्स रिपीट करें विदाउट लुकिंग एट द बुक। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना परफेक्शन से याद रहेगा। ऑलराइट, इसमें मेहनत लगेगी लेकिन परफेक्शन जबरदस्त अचीव होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।